हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। अब हम स्टैटिक बैंकिंग का थर्ड पार्ट आज शुरू करेंगे। उससे पहले प्लीज़ कॉपीराइट डिस्क्लेमर देख लीजिए। प्लीज़ वॉच द वीडियो, अंडरस्टैंड दैट दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पीएसएल टारगेट सेट देख लिया था। आज हम लोग कंपैरिजन पढ़ेंगे किसमें, आरआरबी में और कोऑपरेटिव बैंक्स के बीच में। तो आरआरबी और कोऑपरेटिव पहला एस्पेक्ट हम देखेंगे फॉर्मेशन और ओनरशिप से संबंधित क्या अंतर है। तो आरआरबी जो हुए वो आरआरबी एक्ट 1976 के अंतर्गत बने, और जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट जो होते हैं उनके अंदर बने, कई सारे हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है आरआरबीज का, है वित्तीय समावेशन ग्रामीण क्षेत्र में। कोऑपरेटिव बैंक्स का क्या है, स्पेसिफिक फाइनेंशियल नीड, जो कम्युनिटी बेस्ड स्पेसिफिक फाइनेंशियल नीड्स हैं उनको फुलफिल करना। ओनरशिप स्ट्रक्चर्स कहता है कैसा है, आरआरबी में सेंट्रल, स्टेट और स्पॉन्सर बैंक, ये तीनों लोग इन्वॉल्व रहते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स में जो मेंबर्स होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के, वो लोग ओन करते हैं इसको। आरआरबी इसका बेसिक प्राइमरी फोकस क्या है, रूरल एरिया यानी ग्रामीण क्षेत्र। कोऑपरेटिव बैंक्स का क्या है, अर्बन, सेमी अर्बन और रूरल यानी ग्रामीण, सब तीनों चीज़ें हैं। आरआरबी का मेन जो पर्पस है वो है ग्रामीण क्षेत्र में विकास और कृषि संबंधित, ठीक है। कोऑपरेटिव का क्या है, जो सेक्टर बेस्ड कम्युनिटी बेस्ड जो भी नीड्स हैं उनको फुलफिल करना। आरआरबी में लाइसेंस होता है, जो बैंक होता है इसको बैंकिंग लाइसेंस मिलता है प्रॉपर। और जो कोऑपरेटिव बैंक्स होता है इसमें लाइसेंस बैंक्स भी होता है या सोसाइटी भी हो सकता है, ठीक है, कोऑपरेटिव्स के लिए। आरआरबी का रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है, आरबीआई। कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए कौन है, आरबीआई, और साथ ही साथ स्टेट का कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, ये इसकी रेगुलेटरी और कोऑपरेटिव गाइडलाइंस देते हैं। आरआरबी में नेचर ऑफ डिपॉजिटर्स क्या रहता है, जनरल पब्लिक और रूरल पॉपुलेशन, यानी कि जनरल पब्लिक और ग्रामीण क्षेत्र की जो पब्लिक है वो। कोऑपरेटिव बैंक में मेंबर जो होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, वो इसके डिपॉजिटर्स होते हैं। आरआरबी में जो स्पेसिफिक रीजन बेस्ड होता है या जो कि स्पॉन्सर बैंक के हिसाब से होता है वो एरिया ऑफ ऑपरेशन है। कोऑपरेटिव बैंक्स क्या है, ये लोकल लेवल पर या रीजनल लेवल पर काम कर सकते हैं। आरआरबी मेंबरशिप जो है वो पब्लिक के लिए ओपन नहीं होती है, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक्स में पब्लिक के लिए जितने जो मेंबर्स होते हैं मतलब उनके लिए ओपन होता है, ठीक है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर उनके लिए। कैपिटल स्ट्रक्चर्स कहता है आरआरबी के लिए स्पॉन्सर्ड बाय कमर्शियल बैंक या स्पॉन्सर बैंक, ठीक है। हर एक बैंक का, हर एक आरआरबी का एक एक स्पॉन्सर बैंक होता है, तो वो उनका कैपिटल स्ट्रक्चर में आ गया। और इसमें जो कोऑपरेटिव बैंक है उसमें कैपिटल जो है वो कंट्रीब्यूट करी जाती है मेंबर्स के द्वारा। आरआरबी में जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो गवर्न कौन करता है, आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के हिसाब से चलता है। और जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उसमें आरबीआई और कैपिटल गाइड एडिक्वेसी सेम ही रहता है दोनों का। फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव्स में क्या रहते हैं, आरआरबी के लिए जो उनका बेसिक है वो फाइनेंशियल जो सर्विसेज हैं उनको अंडर सर्व्ड एरिया में पहुंचाना। और जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो बैंकिंग सर्विसेज देते हैं किसको, जो अनबैंक्ड या अनसर्व्ड एरिया है सोसाइटी के, ठीक है, बेसिकली सोसाइटी की बात हो रही है। आरआरबी का ऑब्जेक्टिव क्या है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कुल मिलाकर सामाजिक जो है उसमें उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रामीण क्षेत्र में डेवलपमेंट का काम है। और इनका कोऑपरेटिव बैंक का क्या है, जो कम्युनिटी के मेंबर्स हैं उनका इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट करना, यानी कि उनको वित्तीय रूप से मजबूत बनाना। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बैंक्स, इंडिया के जो बैंकिंग एक्ट्स हैं उनके विषय में। हम बैंक के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम बैंकिंग एक्ट्स के बारे में आज इसमें पढ़ेंगे पार्ट 3 में। आपको पार्ट 1 और 2 देखना है तो आप वो चैनल पर जाके देख सकते हैं। साथ ही आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड कोई आपको डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अदरवाइज ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये सिर्फ एक तरह से मैं ये पूरा हैंड आउट ये सोच के आप लोगों को वीडियोस दे रहा हूँ कि एक कंसोलिडेटेड आपको अप्रोच मिल जाए, जिससे कि आपको एंड मोमेंट पर रिवाइज कर सकें, और कोई भी पेपर हो आपका बैंकिंग संबंधित कोई पेपर हो, ये वीडियोज़ आपके काम आएंगे। तो पहला एक्ट है बीआर एक्ट यानी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। कब आया था, 1949 में आया था। इसका काम क्या है, रेगुलेटर फंक्शनिंग करता है किसकी, बैंकिंग कंपनीज जो इंडिया में उनको रेगुलेट करता है। ये विभिन्न प्रकार के जो बैंकिंग और बिजनेस ऑपरेशन है उनको डिफाइन करता है, उनकी डेफिनेशन भी देता है। जो लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स है बैंकिंग एंटिटीज की उसको भी आउटलाइन करता है। साथ ही इसके बाद आता है एनआई एक्ट यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ये क्या करता है, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट संबंध, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या, बेसिकली चेक, डीडी, प्रोमिसरी नोट, ये सब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो इनका यूज़, इनकी डेफिनेशन ये सब इसमें इस एक्ट के अंतर्गत आता है। आरबीआई, अभी इन एक्ट्स को हम आगे चल के डिटेल में भी पढ़ेंगे। आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है। तो एनआई एक्ट हो गया 1881 का, आरबीआई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हो गया 1949 का, और आरबीआई एक्ट किसका हो गया 1934 का। ये आरबीआई एक्ट के द्वारा ही सेंट्रल बैंक बना था, क्या, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या करता है, आरबीआई के फंक्शंस और रूल्स पावर्स को बताता है। मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग रेगुलेशन, करेंसी इशुएंस, लेंडर ऑफ रिसोर्ट, गवर्नमेंट का बैंक, ये सारे काम इसके हैं आरबीआई के। फिर आता है बैंकिंग कंपनीज एक्यूजिएशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट्स, नेशनलाइजेशन एक्ट 1969-1980। ये इसको बेसिकली ये क्या है, जो 1969 और 80 इनमें यानी 69 और 80 में जो आपका नेशनलाइजेशन हुआ था बैंक्स का, 14 बैंक का और 5 बैंक का,
उनसे संबंधित एक्ट है। तो ये बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर, तो इसको नेशनलाइजेशन एक्ट कहा जाता है। इसमें क्या होता है, मेजर इंडियन पब्लिक बैंक का जो हुआ था पब्लिक ओनरशिप और कंट्रोल के हिसाब से नेशनलाइजेशन हो गया था। तो ओनरशिप किसको ट्रांसफर हो गई थी, गवर्नमेंट को ट्रांसफर हो गई थी 1969 और 80 में, ये आपको याद भी होगा। देखिए आगे डिटेल दिया हुआ है। 1969 में चौथा बैंक नेशनलाइज हुआ, 1980 में 6 बैंक नेशनल, सॉरी मैंने 5 बोल दिया था। तो ये 14 और 6 टोटल 20 हो गए। जो बैंक थे वो सच में दिए गए, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। वैसे अब उतना रेलेवेंट है नहीं, अब मर्जर ज़्यादा पूछते हैं, अब नेशनलाइजेशन ज़्यादा नहीं पूछते हैं एग्जाम्स में। इसके बाद आता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा एक्ट 1999। मैंने आपको पहले ही बताया था, ये फॉरेन बैंक्स के लिए बेसिकली यूज़ होता है, फॉरेक्स के लिए यूज़ होता है। फॉरेन रेगुलेट क्या करता है, ये फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेट करता है, ट्रांजैक्शन रेगुलेट करता है, एक्सटर्नल ट्रेड रेगुलेट करता है, पेमेंट रेगुलेट करता है। और ये इसने किसको रिप्लेस किया था, FERA मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को रिप्लेस करके फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आया था 1999 में। अब आ जाते हैं सरफेसी पे। सरफेसी का फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फॉर्मेंस ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। ये बेसिकली आप लोगों ने बैंक में पढ़ा होगा कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी मॉर्गेज या कुछ भी और उसको अगर हमें रिकवर करना है, लोन अगर डिफॉल्ट हो, तो उसके लिए सरफेसी एक्ट आता है। सरफेसी एक्ट बहुत यूजफुल है, 2002 में लॉन्च हुआ, तो उसके बाद बैंक से उससे काफ़ी एडवांटेज हुआ है। फैसिलिटेट्स द सिक्योरिटाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड रिकवरी ऑफ बैड डेट्स। तो ये कुल मिलाकर के आपके फाइनेंशियल एसेट्स जो भी खराब हो जाते हैं, एनपीओ आते हैं, उनको रिकवर करने का काम आता है। एम्पावर बैंक्स टू टेक पोजेशन एंड सिक्योर्ड एसेट्स इन केस। पहले क्या था ना, पहले आप मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी का केस बंधक भी है, तो भी आपको उसका चार्ज लेने के लिए, उसका पोजेशन लेने के लिए डीएम से परमिशन लेना, कोर्ट जाना, बहुत सारे काम करना पड़ता है। उन सबको हटा के ये एक्ट आ गया, इसके अंतर्गत पावर दे दी गई। अब आप बड़ी ईजिली उसको पोजेस कर सकते हैं, इसीलिए अब ईजी हो गया एनपीओ को रिकवर करना इस एक्ट को यूज़ करते हुए। सरफेसी का फॉर्म याद रखिएगा, बेसिकली सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स and Enforcement of Security Interests Act 2002. Securitization of financial assets is a process in which various types of financial assets such as loans, mortgage, credit card debt or other receivables are pooled together and converted into tradable securities. देखिए जितने भी बैड डेब्ट्स होते हैं, अगर हमने मान लीजिए कोई लोन खराब हो गया, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं कि इस एक्ट के थ्रू एक समझ लीजिए आप ARC हमने सुना होगा ना, एसेट रिस्ट्रक्शन कंपनी, तो उसमें क्या होता है, उसमें हम इसको रिसिप्ट्स के तौर पे बेच दिया जाता है, ये आप समझ लीजिए मोटा मोटा, ठीक है। तो ये रिसिप्ट्स के तौर पर बेचा जाता है, उसमें जितने बैड लोन्स हैं उन सबको बेच दिया गया एक फिक्स परसेंटेज पे। मान लीजिए 100 रुपये का बैड डेब्ट्स था, तो उसको 80 रुपये में बेच दिया गया, ठीक है। अब वो रिसिप्ट्स के रूप में चला गया, आगे उन रिसिप्ट्स के बेस पे फाइनेंसिंग हो जाती है इन्वेस्टर्स के थ्रू, तो वो रिकवर भले ही बाद में होगा, लेकिन बैंक्स का जो है लॉस रिकवर हो जाता है तुरंत का तुरंत। दीज सिक्योरिटीज नोन एज एसेट बैक सिक्योरिटीज आर देन सोल्ड टू इन्वेस्टर। देखिए नीचे दिया हुआ है, इनको क्या बोलते हैं, एसेट। बेसिकली इनके पीछे एसेट्स हैं, लेकिन उनको प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा ना, तो इसलिए इनको एसेट बैक सिक्योरिटीज कहा जाता है, जो फर्दर फाइनेंशियल मार्केट्स में इन्वेस्टर्स को बेच दिया जाता है, ठीक है। इनको सिक्योरिटी रिसिप्ट्स बोलते हैं। इन्वेस्टर्स परचेज दीज एसेट बैक सिक्योरिटीज प्रोवाइडिंग अ वे ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू रेज फंड। इससे क्या होता है, जो ये वित्तीय इंस्टीट्यूट्स होते हैं, इनको फंड रेज हो जाता है। इसके बाद एक और कोड आया IBC कोड 2016 का, 2002 गलत लिखा हुआ है। IBC क्या, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। ये क्या करता है कि यूनिफाइड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है किस केस में, बैंकरप्सी कोड में। यदि कोई कंगाल हो जाती है कंपनी, तो उसको बैंकरप्सी के केस में उसका काम, उसको पूरी फैसिलिटेट करने के लिए, जिससे कि टाइमली जो मैटर है वो रिजॉल्व किया जा सके, उसके लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड यानी IBC 2016 कोड है एक्ट। अब देखिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कौन सी कमेटी थी और उसके क्या ऑब्जेक्टिव थे, ये ध्यान कर लीजिएगा, ठीक है। जितनी कमेटीज़ हैं यहाँ पे हम वो साइड डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, आप चाहे तो उनके लगातार स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं और आपको रिवीजन के काम आएंगे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसका था, कमेटी नाम क्या था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तय किया था नरसिम्हन कमेटी। इसने क्या क्या किया, रेकमेंड किया किस सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म, जिससे कि एफिशिएंसी इंप्रूव हो सके और साउंडनेस बढ़ सके। फिर नरसिम्हन कमेटी 2 ने भी यही किया। ये बेसिकली नरसिम्हन कमेटी 1 और 2 जो है ना, ये आपका नेशनलाइजेशन संबंधित है। फिर रघुराम राजन कमेटी आई। रघुराम राजन कमेटी ने क्या किया, रोड मैप दिया किसके लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। रघुराम राजन की कमेटी थी, ठीक है। उर्जित पटेल कमेटी ने क्या किया था, इन्होंने रिवाइज मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क दिया RBI को। YH मालेगाम कमेटी क्या थी, इन्होंने इश्यूज एग्जामिन किए UCB यानी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक संबंधित, YH मालेगाम। CS राव कमेटी NBFC संबंधित है, इन्होंने NBFC की जो फंक्शनिंग है उसको समझा और उसके संबंध में रिफॉर्म्स के लिए रिकमेंडेशन दिए। CS राव कमेटी NBFC से रिलेटेड है। उषा थोराट कमेटी ने भी NBFC संबंधित रिकमेंडेशन दी उसको इफेक्टिवली यूज करने के लिए। नाबार्ड के लिए कौन सी कमेटी थी, शिवरमन कमेटी। शिवरमन कमेटी थी, इसके सपोर्ट से नाबार्ड बना, मतलब शिवरमन कमेटी के सजेशन पे नाबार्ड बनाया गया। फिर B शिवरमन कमेटी फिर से आई, उसने क्या किया, रिकमेंडेशन दिए नाबार्ड को स्ट्रेंथन करने के लिए।
आरआरबी के लिए कौन सी कमेटी थी? एन नरसिम्हम कमेटी ऑफ आरआरबी। इन्होंने क्या किया था? आरआरबी के स्ट्रक्चर और वायबिलिटी के लिए काम किया, मतलब अपने रिकमेंडेशन दिए। सेबी कमेटी, सेबी के लिए कौन सा था? सीबी भावे कमेटी। तो सीबी भावे की हेल्प से जो रिकमेंडेशन दिए गए म्यूचुअल फंड से संबंधित, वो सीबी भावे कमेटी थी। यूके सिन्हा कमेटी ने क्या किया था? सेबी से संबंधित सर्विलांस संबंधित जो मैकेनिज्म थी उसमें अपने रिफॉर्म्स के लिए सजेशंस दिए थे। आर एन मल्होत्रा कमेटी इंश्योरेंस से संबंधित है, इन्होंने एडा के फॉर्मेशन के लिए रूपरेखा यानी फ्रेमवर्क दिया था। तारापुर कमेटी ने क्या किया था? जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें रिफॉर्म्स दिए थे तारापुर ने। नचिकेत मोर, हमने अभी रिसेंट में शुरू में ही कहा था, जो पेमेंट बैंक का जो प्रोसेस है, जो ये कॉन्सेप्ट है, किसने प्रपोज किया था? नचिकेत मोर कमेटी ने। इसके बाद स्मॉल फाइनेंस बैंक किसने प्रमोट किया था? ये उषा थोराट कमेटी ने, इन्होंने सजेस्ट किया था स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इस समय देखिए आज की डेट में नचिकेत मोर पेमेंट बैंक के लिए और उषा थोराट स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए, ये दो इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो पुरानी है। इंपॉर्टेंट वो भी है बट इतनी नहीं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस देख लीजिए, इसमें आपका वर्ल्ड बैंक वगैरह सब आएगा। IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सब इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन आपने सब सुन रखा है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश्ड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू डेवलपिंग कंट्रीज एंड प्रमोट ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय इंस्टीट्यूट होते हैं, संस्थाएं होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इनका काम क्या है? ग्लोबल लेवल यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो होता रहे और आपस में सामंजस्य बना रहे, ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन का काम है, ठीक है। ये क्रूशियल रोल प्रयोग करते हैं किसमें? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, पावर्टी रिडक्शन के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को वर्ल्ड वाइड प्राप्त करने के लिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन बहुत काम करते हैं। तो पहला ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कौन है? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक क्या है? एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जिसमें 5 जो एसोसिएट इंस्टीट्यूशंस हैं वो जुड़े हुए हैं इसमें इनसे मिल करके पावर्टी रिडक्शन के लिए और डेवलपमेंट, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। ये कब बना था? 1944 में बना था। हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC, US में, यूनाइटेड स्टेट्स में। तो वर्ल्ड बैंक 1944 वाशिंगटन DC, US में इसका हेडक्वार्टर है। प्राइमरी फोकस वर्ल्ड बैंक का क्या है? ये फाइनेंशियल टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है डेवलपमेंट यानी विकासशील देशों को प्रोजेक्ट्स के लिए, पॉलिसी एडवाइस करता है, साथ में कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी काम करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, गवर्नेंस, इन सब के लिए ये विकासशील देश जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनके लिए काम करता है। वर्ल्ड बैंक कंप्राइज करता है, इस पे 2 मेन इंस्टीट्यूशंस है। कौन कौन से? पहला इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी IBRD, जो कि लोन प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है मिडिल इनकम और क्रेडिट वर्दी लो इनकम कंट्रीज को, ठीक है। जो डेवलपिंग नेशंस, जो लो इनकम कंट्रीज हैं उनको IBRD लोन प्रोवाइड करता है डेवलपमेंट पर्पस के लिए। फिर और दूसरा इसका कौन सा? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये क्या करता है? ये भी कंसेशन लोन्स देता है तो टूवर्ड्स पोरेस्ट कंट्रीज, जो लो इनकम कंट्रीज हैं उनको कौन देता है? IBRD लोन देता है। और जो पोरेस्ट कंट्रीज है, बहुत गरीब देश हैं, उनको कौन देता है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये दोनों ही किसकी यूनिट है? वर्ल्ड बैंक की। The World Bank is governed by its member countries with decisions made based on voting power of each member, which is determined by their financial contribution. तो देखिए, जैसे आप किसी कंपनी में शेयर होल्डिंग होता है, उसी तरह से वर्ल्ड बैंक में जिसका पैसा है उस हिसाब से उनकी वोटिंग पावर है, उसी हिसाब से डिसीजन मेकिंग करी जाती है। The president of the World Bank is traditionally nominated by the United States, which is largest shareholder. तो वर्ल्ड बैंक का लार्जेस्ट शेयर होल्डर कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स। ये कैसे याद रहेगा आपको? क्योंकि इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC, US, यूनाइटेड स्टेट्स में, और 1944 में ये बना था। अगला कौन सा ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है? IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो IMF का भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट्स में। ये कब बना था? 1944 में बना था। IMF का एम क्या है? ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन को बढ़ावा देना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बढ़ावा देना, और ये बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड को सपोर्ट करता है और पॉवर्टी यानी गरीबी को दूर करने के लिए प्रयासरत रहता है। IMF प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू मेंबर कंट्रीज फेसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? देखिए, आप अभी बताते हैं आपको। हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड कंडक्ट्स इकोनॉमिक सर्विलांस टू मॉनिटर ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स। कुल मिलाकर ये ग्लोबली जो आपका लेन देन है उसका एक बैलेंस बना रहा है, उसके लिए काम करता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे है? समझ लीजिए कि सपोज आप कोई भी सामान लेता है कोई भी देश, तो ज़्यादातर पहले, अब तो खैर बास्केट आ गई है, SDR बास्केट, उससे पेमेंट होता है। पहले सिर्फ $US में पेमेंट होता था शुरुआत में। तो उसमें क्या होता है कि आपके पास, सपोज इंडिया के पास $US कम है, इस समय इंडिया के पास कुछ $675 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व है। अब इतना सामान ले लिया, लेकिन मान लीजिए ज़्यादा हम, और ये बेसिकली हम जो ऑयल इंपोर्ट करते हैं सबसे ज़्यादा पैसा उसमें जाता है हमारे देश का। तो सपोज हमने 100 करोड़ का ऑयल इंपोर्ट कर लिया, अब हमें वो 100 करोड़ रुपए नहीं $US देने हैं। $US तो हमारे लिमिटेड फॉरेक्स रिजर्व है। मान लीजिए यहाँ पास वो कम हो गया, 100 की जगह यहाँ पास 80 करोड़ के ही डॉलर्स बचे हैं, तो अब क्या हो जाएगा कि
कि बचा हुआ जो पैसा है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में चला जाएगा, मतलब इसको क्या बोलेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। ये इशू एक बार 1992 में आ चुका है इंडिया के साथ, जिसको एलपीजी क्राइसिस कहा गया था। तो उसमें क्या हो जाता है, फिर हमें ये जो जैसे आईएमएफ है उसमें वो सपोर्ट करता है, वो हमें लोन देता है कंसेशनल रेट पर, फिर हम उसे धीमे धीमे वापस करते हैं, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड सिचुएशन, बट होता है ऐसा। इसके बाद आईएमएफ प्रोवाइड्स पॉलिसी एडवाइस, फाइनेंशियल सपोर्ट, टेक्निकल असिस्टेंस टू कंट्रीज ड्यूरिंग, इस तरह के इकोनॉमिक क्राइसिस अगर किसी कंट्री में आते हैं या किसी प्रकार की अस्थिरता आती है वित्त संबंधित, तो उसमें पॉलिसी एडवाइस, फाइनेंशियल सपोर्ट, टेक्निकल असिस्टेंस, ये सब आईएमएफ प्रोवाइड करता है। तो वर्ल्ड बैंक की तरह ही आईएमएफ भी जो है वो मेंबर कंट्रीज के द्वारा गवर्न होता है, उनके वोटिंग राइट्स भी होते हैं पैसे के हिसाब से। फिर आते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी के ऊपर। एडीबी क्या है, ये एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है। ये मतलब एक तरह से क्षेत्रीय विकास बैंक है, जो कि आपने कुछ देशों ने मिलकर बनाया है, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, एशिया और पैसिफिक रीजन से। ये कब बना था, 1966 में बना था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मनीला, फिलीपींस में, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड अमिगोज। तो 1966 में एडीबी बना था, मनीला, फिलीपींस में हेडक्वार्टर है इसका। एडीबी क्या प्रोवाइड करता है, ये भी लोन और ग्रांट्स देता है, टेक्निकल असिस्टेंस देता है विभिन्न जो विकासशील देश हैं उनको, किससे संबंधित, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इनसे संबंधित। ये भी इसका भी एम क्या है, बेसिकली पावर्टी एलिवेशन, मतलब पावर्टी एलिवेशन इसका एम है, इकोनॉमिक ग्रोथ को फॉस्टर करना इसका एम है, बेटर जो मेंबर कंट्रीज है उनकी बेटर लिविंग कंडीशन उनको प्राप्त हो सके, ये सब इसका एम है। बेसिकली एशिया पैसिफिक रीजन के लिए काम कर रहा है। इस तरीके से एक है एएफडीबी यानी अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक। तो अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक ये भी एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है, जिसका मेन काम क्या है, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कहाँ पर, अफ्रीका में। ये बना था 1964 में। तो एशियन डेवलपमेंट हो गया 1966 और अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक हो गया 1964 में। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, अबिदजान, कोते दिवोर, ठीक है। आप अबिदजान याद करिए, उसके आगे आप ये नहीं याद कर सकते। तो अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक जो प्रोवाइड करता है क्या, फाइनेंशियल टेक्निकल असिस्टेंस मेंबर कंट्रीज को, किस लिए, वही पावर्टी एलिवेशन, एजुकेशन, सबका घूम फिर के वही काम है। एक है आपका ईबीआरडी, यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो ये ईबीआरडी जो है ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो मार्केट जो सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के लिए काम कर रहा है, सेंट्रल एशिया, नॉर्थ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट, ये सब, ठीक है। ये कब बना था, 1991 में बना था। हेडक्वार्टर कहाँ है, लंदन, यूनाइटेड किंगडम में, यूके में। तो 1991 में यूके में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। ईबीआरडी प्रोवाइड क्या करता है, वही फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, पॉलिसी एडवाइस, पावर्टी एलिवेशन, प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट, सस्टेनेबल ग्रोथ, किसको, मेंबर कंट्रीज के द्वारा। FATF ये देख लीजिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो ये दो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो होता है ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कई सारी सरकारें जो है, कई देश हैं, उनके बीच का एक अग्रीमेंट समझ लीजिए। FATF कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1989 में। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स का क्या है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स का है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकना, और जो भी थ्रेट्स हैं जो कि देशों में या फाइनेंशियल सिस्टम्स में इंटीग्रिटी और स्टेबिलिटी को जो ठेस पहुंचा सकते हैं, उन सबको रोकना। तो FATF का गठन 1989 में हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकने के लिए। FATF क्या करता है, ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट करता है और प्रमोट करता है उसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, जिससे कि लीगल और रेगुलेटरी तरीके से इन चीज़ों को, जो इलिसिट अफेयर्स है, उनको रोका जा सके फाइनेंस संबंधी। इट इज़ कंसिडर्ड अ लीडिंग अथॉरिटी इन द फील्ड ऑफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटरफीटिंग द फाइनेंस ऑफ टेररिज्म। तो CFT और AML ये दो टर्म आप बहुत अच्छे से जानते होंगे अगर आप ऑलरेडी बैंक में काम कर रहे हैं। तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और CFT यानी काउंटरिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। तो टेररिज्म फाइट करने के लिए और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए ये बेसिकली यूज होता है। देखिए, किसी भी टेररिस्ट को, कोई भी टेररिस्ट चलाने के लिए सबसे मेन चीज़ तो पैसा ही ना, तो उस पर चोट कौन करता है, FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका क्या क्या काम है, पहली बात तो ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट करता है। तो FATF डेवलप्स, एक चीज़ ये भी समझ लीजिए, जैसे FATF हुआ या IMF हुआ, इसे आपको रैंकिंग भी देते रहते हैं। तो अगर आपकी FATF ने आपको ग्रे लिस्ट में डाल दिया ना, या ब्लैक लिस्ट कर दिया, तो कोई बैंक, कोई भी आपको, जैसे आदमी अगर सिविल खराब हो जाता है तो लोन नहीं मिलता है, उस तरह FATF की रैंकिंग, आप लिस्ट खराब हो गई ना आपकी, तो आपको फिर कोई भी देश लोन नहीं देगा। तो फिर आप बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा ना, तो आप गए काम से, फिर कंसेशनल भूल जाइए लोन फिर आप। तो इसलिए भी मजबूरी में आपको ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं एज ए कंट्री। FATF डेवलप्स एंड प्रमोट्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग एंड proliferation financing. It issues a series of recommendation known as FATF recommendation which provide a comprehensive framework for AML CFT efforts, ठीक है। तो बेसिकली FATF recommendations देता है किसी संबंधित, जिससे कि ग्लोबल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ स्टैंडर्ड सेट होकर जिसको सब लोग फॉलो करें। मेंबरशिप क्या है, FATF इज अ पॉलिसी मेकिंग बॉडी कंप्राइजिंग 39 मेंबर कंट्रीज एंड टेररिस्ट इंक्लूडिंग major financial centers and economies. It also has several observer organization including regional anti-money laundering. तो FATF के इस समय कितने टोटल मेंबर, 39 मेंबर्स हैं और इसके ऑब्जर्वर्स भी रहते हैं, ठीक है। FATF के ऑब्जर्वर कंट्रीज रहती हैं।
mutual evaluation. FATF conducts mutual evaluation of its member countries to assess their compliance with the FATF recommendations and the effectiveness of the AML CFT system. The evaluation help identify areas of improvement and provide recommendation for strengthening anti-money laundering efforts. तो म्यूचुअल इवेल्यूशन के थ्रू जो मेंबर कंट्रीज होती हैं वो देखती हैं कि रिकमेंडेशन कितने फॉलो हुए हैं और उससे कितना इफेक्टिव हुए AML और CFT. इंडिया इसमें बहुत अच्छा काम कर रहा है इस समय. फिर ग्रे एंड ब्लैक लिस्ट की बात करते हैं, जो मैं कहा था. तो FATF क्या है, ग्रे और ब्लैक लिस्ट मेंटेन करता है. उसमें क्या करते हैं वो, जिन्होंने भी रिकमेंडेशन को फॉलो नहीं किया, जिनके यहाँ AML पर रोक नहीं लग पा रही, जिनके यहाँ टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो रही है, उस रिस्क को वो रोक नहीं पा रहे हैं, उनको अपनी ग्रे और ब्लैक, पहले ग्रे में डालते हैं फिर ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं. पाकिस्तान था इसमें एक बार, आपको याद होगा, न्यूज़ में बहुत पॉपुलर हुई थी ये चीज़. टाइपोलॉजीज स्टडीज. FATF कंडक्ट्स टाइपोलॉजी स्टडीज टू identify emerging trends and techniques used by money launderers and terrorist financiers. These studies help. तो ये क्या करते हैं, टाइपोलॉजीज का मतलब आप समझ लीजिए जैसे कि वो हम लोग बैंक्स में आते हैं ना, मॉडस ऑपरेंडी, ये किस तरीके से फ्रॉड हो रहा है, उस मॉडस ऑपरेंडी हम लोग निकालते हैं ना, उसी तरह से टाइपोलॉजीज होता है. इसको स्टडी करता है FATF कि किस तरह से ये लोग टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो रही है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग या मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, तो उसको स्टडी करके उसको सर्कुलेट करते हैं जिससे कि अन्य देश उससे बच सकें. रीजनल बॉडीज होती है इनकी FATF की, क्या क्या. FATF कोलैबोरेट्स विद रीजनल बॉडीज AML CFT बॉडीज सच एज द एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड कैरिबियन फाइनेंशियल टास्क फोर्स. तो ये रीजनल बॉडीज के साथ भी कोलैबोरेट करते हैं, जैसे कि एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के साथ या कैरिबियन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के साथ, इन सब के साथ कोलैबोरेट करते हैं. कौन? FATF. Outreach and training. FATF engage in outreach activities to raise awareness of AML CFT issues and promote the adoption of international standards. It also provides technical assistance and training. तो ये technical assistance देते हैं, मेंबर कंट्रीज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं जिससे कि AML और CFT में वो अच्छा काम कर सकें. इसका इम्पैक्ट और इंपॉर्टेंस क्या है इसकी. FATF वर्क जो है वो बेसिकली एक इम्पैक्ट देता है ग्लोबल लेवल पर मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग से फाइट करने के लिए. ये कंट्रीब्यूट करता है किसमें, ओवरऑल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अच्छी सहभागिता और सहयोगिता बने, जिससे कि फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी है वो भी प्राप्त हो और साथ ही साथ जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो केसेस हैं उनमें जो इलिसिट फाइनेंसिंग है उसको रोका जा सके. मेंबर जो कंट्रीज़ हैं वो इनकरेज करती हैं FATF के जो रिकमेंडेशन उसको इम्प्लीमेंट करने, जिससे कि कंसिस्टेंसी बनी रहे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर CFT और AML संबंधित जो सहकारिता है, जो कॉपरेशन है वो मेंटेन रहे. FATF का जो असेसमेंट होता है, जो ब्लैक लिस्टिंग का मेजर्स होते हैं, वो कंपनीज को इंसेंटिवाइज करते हैं. मतलब कि कुल मिलाकर के अगर आप उनको फॉलो कर रहे हैं, उनके रिकमेंडेशंस को ब्लैक लिस्ट के हिसाब से ग्रे लिस्ट, तो उसको आपको अगर बेटर ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट में नहीं है तो आपको अच्छे रेट पर लोन्स मिल जाते हैं. ये सब उसको इंसेंटिवाइज कर देते हैं इस तरह से. एज अ रिजल्ट FATF जो है वो कुल मिलाकर के फाइनेंशियल इंटीग्रिटी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है कि इसमें इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम के अंतर्गत. तो FATF में कुल 39 मेंबर्स हैं. कौन कौन से हैं, ये सारे मेंबर्स दिए गए हैं, आप चाहें तो याद कर सकते हैं. अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ब्राज़ील, इंडिया, आयरलैंड, इजराइल, इटली, पुर्तगाल, रशियन फेडरेशन, सऊदी, ये सब इसके मेंबर्स हैं. ठीक है, ये अगर आपको याद करूं तो आप पॉज करके देख सकते हैं, एक रफ आइडिया ले लीजिए तो आपको पता जाएगा कौन सी कंट्रीज है. सिर्फ 39 कंट्रीज हैं इसके अंदर. तो अब आते हैं वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर पर. जो FATF है उसका जो फ्रेमवर्क है वो VASP यानी वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर पर डिपेंड करता है. तो उन्हें इसे क्या बोलेंगे, इसको 40th मेंबर मानते हैं इसका. ठीक है, वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर को इसका 40th मेंबर मानते हैं. ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये कोलैबोरेटली एक साथ मिलकर काम करते हैं. किस लिए, अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए, ग्लोबल डेवलपमेंट के लिए, उससे संबंधित चैलेंजेस हैं उनको फेस करते हैं. गरीबी उन्मूलन यानी पॉवर्टी एलिवेशन के लिए काम करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इन सब के लिए लोग कोलैबोरेट करके साथ में काम करते हैं. 40th मेंबर आपसे पूछे अगर तो उसको क्या मानेंगे, वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर. अब इंटरनेशनल बैंकिंग समिट हम देख लेते हैं पहले, बट मेरे ख्याल से आज बस इतना ही रखते हैं. इसके आगे आज नहीं करते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. आप डू लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब द चैनल. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू फॉर योर टाइम. इफ यू हैव एनी सजेशन यू कैन प्लीज मेल मी. थैंक यू सो मच.